नमस्कार मित्रों, भविष्य की इस ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन। आज से मैं हिंदी व्याकरण की कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक की क्लासेस शुरू कर रहा हूं, जो कि रीट में और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले टॉपिक हैं। वैसे हिंदी व्याकरण का पूरा विभाग यदि हम देखें तो हम हिंदी व्याकरण को 3 भागों में बांट सकते हैं। ये 3 भाग हैं: वर्ण विभाग, शब्द विभाग और वाक्य विभाग। वर्ण, शब्द और वाक्य व्याकरण पूरी की पूरी इन 3 इकाइयों में बंटी हुई होती है। वर्ण विभाग एक छोटा सा टॉपिक है जिसमें से बहुत सारी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं और संधि जो है वो वर्णों पर ही आधारित होती है। इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे, चूँकि संधि अधिकांश लोगों की पढ़ी हुई होती है, कहीं न कहीं कैसे न कैसे संधि रटी हुई या पड़ी हुई होती है। आज हम शुरू कर रहे हैं दूसरे नंबर के अपने चैप्टर से, जो कि शब्द विभाग है। देखिए, शब्द व्याकरण के सर्वाधिक जो प्रश्न हैं वो शब्दों पर आधारित होते हैं। हमारा शब्दकोश जितना विस्तृत होता है, जितनी हमें अधिक से अधिक शब्दों की जानकारी होती है, उसी के आधार पर हम व्याकरण के प्रश्न पत्र को हल कर पाते हैं। तो आज हम प्रारंभ कर रहे हैं शब्द। यदि हम देखें कि शब्द की परिभाषा क्या है, शब्द क्या होता है। शब्द वर्णों का सार्थक संयोग है। शब्द वर्णों का सार्थक संयोग है। जब हम वर्णों को एक निश्चित क्रम में एक दूसरे से जोड़ते हैं तो एक शब्द का निर्माण होता है। किसी भी उदाहरण को लिया जा सकता है, जैसे हम क, म और ल इन 3 वर्णों को लेते हैं। ये 3 वर्णों को, इन तीनों वर्णों को यदि हम इसी क्रम में एक दूसरे से जोड़ दें तो ये शब्द बनता है कमल। ये अलग अलग वर्ण जो हैं वो स्वतंत्र वर्ण हैं, लेकिन जब जुड़ जाते हैं तो ये शब्द कहलाता है। शब्द कहलाने का कारण क्या है? क्योंकि इसका अर्थ है। कमल शब्द का एक विशेष अर्थ है, एक पुष्प विशेष। लेकिन यदि हम इसे किसी अन्य क्रम में जोड़कर देखें और यदि उसका अर्थ भी हो तो भी वो शब्द हो सकता है। जैसे हम इन तीनों वर्णों को इस क्रम में जोड़ें तो भी ये शब्द है। क्यों? क्योंकि कलम भी एक वस्तु विशेष है, लिखने का साधन है, तो इसे भी शब्द कहा जा सकता है। लेकिन यदि हम इस क्रम में जोड़ें या इस क्रम में जोड़ें तो ये शब्द नहीं है। वर्ण वही 3 हैं, लेकिन ये दोनों शब्द नहीं हैं और ये दोनों शब्द हैं। कारण कि ये दोनों अर्थवान हैं। इन दोनों का अर्थ है, ये किसी न किसी वस्तु के वाचक हैं, बोध कराने वाले हैं, इसलिए ये दोनों शब्द हैं और ये दोनों शब्द नहीं हैं। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि शब्द किसे कहते हैं? वर्णों के सार्थक संयोग को शब्द कहा जाता है। एक अन्य परिभाषा यदि हम देखें अन्य आधार पर, तो भी हम शब्द की एक परिभाषा निर्धारित कर सकते हैं। चूँकि वाक्य का निर्माण शब्दों से मिलकर होता है, शब्दों का सार्थक संयोग ही वाक्य बनता है, इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि वाक्य की चरम इकाई को शब्द कहा जाता है। वाक्य की जो सबसे छोटी इकाई है उसे हम शब्द कह सकते हैं। तो इस आधार पर हम शब्द की परिभाषा निर्धारित करते हैं। वर्णों का सार्थक संयोग शब्द कहलाता है
और वाक्य की चरम इकाई शब्द कहलाती है। या ऐसा भी कहा जा सकता है कि भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई शब्द कहलाती है। यद्यपि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है, लेकिन वर्णों का चूंकि अर्थ नहीं होता, इसलिए सबसे छोटी सार्थक इकाई की यदि बात की जाए तो शब्द है। तो हमने शब्द की 3 परिभाषाएं देखी, तीनों अलग अलग आधार पर है। एक भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई, वर्णों का सार्थक संयोग, और तीसरी परिभाषा है वाक्य का चरम अवयव, यानी वाक्य का सबसे छोटा अंश वर्ण कहलाता है। चलिए अब हम आगे देखते हैं कि वर्णों का विभाजन या वर्णों के वर्गीकरण किस आधार पर किए गए हैं। यदि हम व्याकरण में देखें तो शब्दों का सबसे पहला वर्गीकरण महर्षि यास्क ने किया है। शब्दों का सबसे पहला वर्गीकरण महर्षि यास्क ने अपने ग्रंथ निरुक्त में किया। महर्षि यास्क ने 4 प्रकार के शब्द बताए हैं। कौन कौन से? नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात। यास्क ने ये 4 प्रकार के शब्द बताए निरुक्त में। नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात। नाम के अंतर्गत हम संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण को रख सकते हैं। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण। आख्यात का अर्थ क्रिया किया जा सकता है, आख्यात यानी क्रिया। उपसर्ग से अभिप्राय आप समझते हैं, अव्यय और उपसर्ग। निपात भी एक प्रकार के अव्ययी है। तो ये 4 प्रकार के शब्द बताए यास्क ने अपने ग्रंथ निरुक्त में। भाषा की दृष्टि से शब्दों का ये पहला वर्गीकरण था। इससे पहले हमारे भारतीय भाषा शास्त्र में कहीं भी शब्दों का वर्गीकरण नहीं मिलता है। इसके बाद यदि हम देखें तो शब्दों के वर्गीकरण कई आधारों पर कई प्रकार से किए गए हैं। यदि हम देखें कि अगला वर्गीकरण किस आधार पर किया जाए, तो अगला वर्गीकरण सामान्य आधार है व्याकरण के आधार पर। व्याकरण के आधार पर यदि हम शब्दों का वर्गीकरण करें तो हम 5 प्रकार के शब्द देखते हैं। सबसे पहले संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, तीसरा है विशेषण, चौथा है क्रिया और 5वां है अव्यय। 5 प्रकार के शब्द हैं व्याकरण के आधार पर: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय। चूंकि अंग्रेजी का प्रभाव हिंदी पर अधिक पड़ रहा है, तो अंग्रेजी व्याकरण के आधार पर कुछ विद्वान हिंदी में भी 8 प्रकार के शब्द मानते हैं। ये 8 प्रकार के शब्द मानने वाले विद्वान जो हैं वो अव्यय के चारों भेदों को अलग अलग करके मान लेते हैं। इस आधार पर हम शब्दों के 8 भेद भी कर सकते हैं। सामान्यतः हम अव्यय के 4 भेद अलग अलग करते हैं, उनको यदि अलग अलग भेद मान लिया जाए तो शब्दों के 8 प्रकार भी हो सकते हैं। यदि हम अव्यय को एक भेद न मानकर 4 भेद माने तो पहला अव्यय है क्रिया विशेषण, ये हो जाएगा 6 नंबर संबंध बोधक, 7 नंबर हो जाएगा समुच्चय बोधक, और 8 नंबर हो जाएगा विस्मयादि बोधक। तो कुल मिलाकर 8 प्रकार
संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और क्रिया विशेषण, विस्मय आदि बोधक। इस प्रकार हम शब्दों के 8 प्रकार अलग अलग भी कर सकते हैं और 5 प्रकार माने तो इन चारों अव्ययों को सिर्फ अव्यय नाम देकर 5वां भेद भी रख सकते हैं। तो ये हुआ व्याकरण के आधार पर। अब हम बात करें व्युत्पत्ति के आधार पर। व्युत्पत्ति के आधार पर व्युत्पत्ति का क्या अर्थ है? व्युत्पत्ति का अर्थ है रचना या बनावट। व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण यदि हम देखें तो हम देखते हैं कि 3 प्रकार के शब्द हैं व्युत्पत्ति के आधार पर। कैसे बने हैं, इनका निर्माण कैसे हुआ शब्दों का, इस आधार पर। पहला है रूढ़, दूसरा है यौगिक और तीसरा है योग रूढ़। हिंदी व्याकरण के पुराने ग्रंथों में जो लगभग 70-80 साल पहले लिखे गए थे, उनमें एक चौथा भेद भी हमें देखने को मिलता है, यौगिक रूढ़। आजकल के जो वैयाकरण हैं हिंदी के, वो चौथे भेद को नहीं मानते, वो 3 ही भेद मानते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। चौथा यौगिक रूढ़ उन शब्दों का एक छोटा सा ही मान सकते हैं हम समूह है, जिसमें रूढ़ के और यौगिक के दोनों ही प्रकार के अलग अलग विशेषताएं सम्मिलित होते हुए वो योग रूढ़ भी होते हैं। ये कह सकते हैं कि इन तीनों प्रकार के शब्दों का जो समुच्चय है, इकट्ठा है, वो चौथा प्रकार है। लेकिन वो शब्द हिंदी में बहुत ही कम हैं, गिनती के शब्द हैं, इसलिए इस चौथे प्रकार को हम योग रूढ़ में ही सम्मिलित करके 3 भेद ही मानते हैं। पहला मैंने बताया आपको रूढ़। रूढ़ शब्द वे हैं जो हमें परंपरा से प्राप्त हुए हैं, जिनका हमने निर्माण नहीं किया है। अभिप्राय है कि जिन शब्दों के हम टुकड़े नहीं कर सकते, जिन शब्दों के खंड या अंश या टुकड़े सार्थक नहीं होते हैं, अर्थात इन शब्दों के यदि आप टुकड़े करोगे, उनको यदि खंडों में विभाजित करोगे तो उन खंडों का कोई अर्थ नहीं होगा, अर्थात उनको विभाजित किया ही नहीं जा सकता। वे संयुक्त रूप में ही शब्द हैं। यदि आप उनके खंड करोगे, टुकड़े करोगे तो उनका कोई अर्थ प्राप्त नहीं होगा। यदि इससे भी एक सरल बात और कहें तो वो ये कि जिन शब्दों में कोई संधि या समास नहीं हुआ है वे शब्द रूढ़ हैं। जिन शब्दों में कोई संधि या समास नहीं हुआ है वे शब्द रूढ़ हैं। जो अकेले हैं, जिनमें कोई दूसरा शब्द मिला नहीं है आकर के, वो शब्द रूढ़ कहलाते हैं। तो रूढ़ शब्द की क्या परिभाषा निर्धारित की जाए? जिन शब्दों के खंड सार्थक न हो, जिन शब्दों के टुकड़े या अंश या खंड अर्थवान न हो, जिनके टुकड़े करने पर उनके टुकड़ों का कोई अर्थ प्राप्त नहीं होता हो, वे शब्द रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे हम कह सकते हैं घर या झोपड़ी, इनके यदि हम टुकड़े करें तो कोई अर्थ नहीं मिलेगा। कोई भी शब्द उठा लीजिए, यदि उसके टुकड़े करने पर दोनों टुकड़ों का कोई अर्थ न हो, इसका मतलब है वो शब्द रूढ़ है। इन शब्दों में कोई समास नहीं हुआ है। आगे हम बात करें यौगिक की। देखिए ये यौगिक शब्द कैसे बना है, इसके नाम से ही हम इसकी परिभाषा का निर्माण कर सकते हैं। योग शब्द में इक प्रत्यय लगने से बना है यौगिक। योग का अर्थ होता है जोड़, इक प्रत्यय लगने से संबंध अर्थ देता है, योग से संबंधित है ना, अर्थात जो जोड़ से बने हैं, जो योग से बने हैं, वे शब्द कहलाते हैं यौगिक। जो पहले से ही योग से बने हैं, जिनको 2 शब्दों का योग करके ही बनाया गया है, तो उनके यदि 2 अंश किए जाएं, 2 टुकड़े किए जाएं, 2 खंड किए जाएं, तो वो तो सार्थक होंगे ही, क्योंकि वो पहले से ही 2 शब्दों के योग से बने हैं। अर्थात जैसे विद्यालय शब्द है, इसके यदि हम 2 अंश करें, 2 टुकड़े करें, तो एक जो अंश होगा वो होगा विद्या और दूसरा अंश होगा आलय। तो दोनों ही खंड सार्थक है, विद्या का भी अर्थ है, आलय का भी अर्थ है। जैसे हम करें
स्नान घर, तो यहाँ पर स्नान और घर दोनों अलग अलग शब्द हैं, दोनों को एक बनाकर हमने शब्द बनाया, दो अंश किए, वो भी दोनों सार्थक हैं, दो टुकड़े भी सार्थक हैं। इसके कहने का अभिप्राय ये है कि वे शब्द जिनके खंड सार्थक हों, लेकिन खंड सार्थक तो योग रूढ़ के भी होते हैं, फिर यौगिक और योग रूढ़ में अंतर क्या है ये स्पष्ट करना जरूरी है। देखिए, यौगिक शब्द वो शब्द हैं जिनके खंड सार्थक होते हैं, किंतु खंडों का अर्थ ही संयुक्त शब्द का अर्थ होता है। खंडों का जो भिन्न भिन्न अर्थ है, जब वो मिलते हैं तो मिलकर के जो संयुक्त पद बनता है उसका भी वही अर्थ होता है जो खंडों का अर्थ होता है। जैसे विद्या और आलय दोनों का जो अलग अलग अर्थ है, वही अर्थ विद्यालय का मिल करके है। विद्या और आलय, आलय का मतलब स्थान, विद्या का जो स्थान है वही विद्यालय है। विद्या और आलय से भिन्न अर्थ विद्यालय नहीं दे रहा है, इसीलिए ये शब्द यौगिक है। लेकिन योग रूढ़ में थोड़ा सा अंतर होगा। योग रूढ़ शब्द क्या है, यहाँ देखिए दो शब्द मिल गए, योग और रूढ़। ये रूढ़ और योग, ये दो अलग अलग जो भेद थे वो यहाँ आकर के मिल गए हैं। रूढ़ अलग था, योग और एक यौगिक अलग था, यहाँ योग और रूढ़ दोनों मिलकर के एक हो गया। अभिप्राय क्या है कि ये शब्द योग से तो बनते हैं, लेकिन अर्थ इनका रूढ़ होता है, अर्थ परंपरा से प्राप्त होता है, वही होता है, योग से होने वाला अर्थ इनका अर्थ नहीं होता है। देखिए, जैसे गणेश शब्द है, इस गणेश शब्द में दो शब्द हैं, एक है गण और दूसरा है ईश। गण और ईश दोनों के जो भिन्न भिन्न अर्थ हैं, जो अलग अलग स्वतंत्र अर्थ हैं, वो अर्थ गणेश का नहीं है। गणेश का इन दोनों के अर्थों से भिन्न एक अर्थ है, वो अर्थ है पार्वती नंदन, शिव जी के पुत्र। गणेश शब्द जो है वो गण और ईश दोनों शब्दों से मिलकर बना है। इन दोनों का जो भिन्न अर्थ था, उससे इन दोनों के अर्थ से भिन्न अर्थ ये अर्थ दे रहा है। जबकि इसमें क्या था, विद्या और आलय, रसोई और घर या स्नान और घर, जो दो शब्द थे, उन दोनों का ही अर्थ संयुक्त अर्थ में प्राप्त हो रहा था, संयुक्त पद में प्राप्त हो रहा था। जबकि यहाँ क्या होगा, जैसे लंब और उदर, लंब और उदर, इन दोनों शब्दों का जो भिन्न भिन्न अर्थ है वो अर्थ लंबोदर का नहीं होगा, लंबोदर का एक भिन्न अर्थ होगा, वो है गणेश। तो लंबोदर शब्द जो है वो योग रूढ़ है, गणेश शब्द जो है वो योग रूढ़ है, लेकिन विद्यालय स्नान घर जो है वो यौगिक है। दोनों के ही खंड सार्थक हैं, लेकिन अंतर ये है कि यौगिक शब्दों में खंडों का अर्थ ही संयुक्त शब्द का अर्थ होता है, और योग रूढ़ में बनता तो शब्द योग से है, दो शब्दों के योग से ही बनता है, यानी उसके खंड तो सार्थक होते हैं, लेकिन खंडों का जो अर्थ होता है उस अर्थ से भिन्न अर्थ देता है संयुक्त पद। सीधी बात करें, रूढ़ शब्द जिनमें कोई समास नहीं हुआ हो, यौगिक बहुव्रीहि समास के अतिरिक्त समासों के उदाहरण, सभी समासों के उदाहरण यौगिक के अंतर्गत आएंगे, और बहुव्रीहि समास के जितने भी उदाहरण हैं वो सब योग रूढ़ के अंतर्गत आएंगे। इसको इस तरह से भी समझा जा सकता है। तो ये हुआ हमारा तीसरा वर्गीकरण व्युत्पत्ति के आधार पर। व्युत्पत्ति के आधार पर हमने तीन प्रकार के शब्द देखे, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। अब हम इससे अगला वर्गीकरण करते हैं। उद्भव के आधार पर, उद्भव के आधार पर यानी शब्दों का जन्म स्थान कौन सा है, उनका उद्भव कहाँ से हुआ है, इस आधार पर यदि हम शब्दों का वर्गीकरण देखें तो चार प्रकार के शब्द हम लेते हैं। तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। तत्सम शब्द किसे कहते हैं? देखिए, ये तत्सम शब्द जो है ये दो शब्दों के योग से बना है। एक है संस्कृत का सर्वनाम तद
और दूसरा है शब्द सम। तद यानी वह, हिंदी में हम तद को वह कह सकते हैं, वह यानी उसके, सम यानी समान। वह के स्थान पर हम उस आदेश करते हैं। हिंदी में जब हम वह की कार्य की रचना करते हैं तो उसके स्थान पर उस आदेश हो जाता है। वह यानी उसके, सम यानी समान, तद यानी उसके, सम अर्थात समान, उसके समान, उसके किसके? संस्कृत के, संस्कृत के शब्दों के समान। संस्कृत में जो शब्द जिस रूप में प्रयुक्त होता है उसमें बिना कोई परिवर्तन किए हूबहू उस शब्द का प्रयोग हम हिंदी में करें, उसके रूप में कोई परिवर्तन न करें, वैसे के वैसे हम हिंदी में प्रयोग लें तो वे शब्द कहलाते हैं तत्सम शब्द। संस्कृत, देखिए हिंदी का जो शब्दकोश है उसमें अधिकांश शब्द हमने संस्कृत से लिए हैं। संस्कृत हिंदी भाषा की जननी है ही, संस्कृत से ही पाली, प्राकृत, अपभ्रंश आदि भाषाओं से होती हुई हिंदी में सारी की सारी शब्दावली आई है। तो बहुत सारे शब्द हम संस्कृत के हूबहू काम में लेते हैं, उन शब्दों को हिंदी में तत्सम शब्द कहा जाता है। अब बात करें तद्भव किसे कहते हैं। तद्भव शब्द उदाहरण मैं दोनों के साथ लूँगा, तत्सम और तद्भव के। पहले तद्भव समझिए। तद्भव किसे कहते हैं? ये भी तद और भव दो शब्दों के योग से बना है। भू धातु भूभव होना, तद यानी उससे, भव यानी हुए हैं, उससे जो बने हैं, उससे बने, उससे बने हुए। किससे बने हुए? संस्कृत से। संस्कृत के शब्दों में थोड़ा बहुत परिवर्तन करने से, थोड़ा या अधिकांश शब्दों में कुछ ध्वनियों का, कुछ वर्णों का परिवर्तन होता है, कुछ वर्णों का लोप हो जाता है, कुछ मात्राएं बढ़ जाती है, इस तरह के परिवर्तन होते हैं, या कोई वर्ण अपना रूप बदल लेता है। तो तद यानी उससे बने हैं, उससे यानी संस्कृत से। संस्कृत के शब्दों में कुछ परिवर्तन आने से बने हुए शब्द, कुछ परिवर्तन आने के बाद जो शब्द बन गए बिगड़ करके संस्कृत के शब्दों से, वे शब्द कहलाते हैं तद्भव। तद्भव शब्द का मतलब है संस्कृत के शब्दों से बिगड़कर उनमें परिवर्तन आने से बने हुए शब्द। अब देखिए तत्सम और तद्भव के हम कुछ शब्दों का उदाहरण लेते हैं, देशज विदेशज बाद में देखेंगे। देखिए तत्सम और तद्भव शब्दों में बनने का क्या नियम है, कौन से शब्द तत्सम शब्द हैं जो तद्भव में बदल जाते हैं। इसके लिए दो बातों का ध्यान रखना ज़्यादा जरूरी है। विशेष बात यह है कि तत्सम शब्दों से तद्भव बनते ही क्यों हैं, क्या कारण है कि तत्सम शब्दों से तद्भव का निर्माण होता है। देखिए सबसे पहली महत्वपूर्ण बात यह है कि वे संस्कृत के शब्द जिनका उच्चारण कठिन होता है, जो उच्चारण की दृष्टि से कठिन होते हैं, मुख सुख के लिए, जिह्वा के सुख के लिए उनको सरल कर लिया जाता है उच्चारण करते समय। ये सरलीकरण की जो प्रक्रिया है यही तद्भव शब्दों का निर्माण करने में सबसे बड़ी भूमिका निभाती है। हमारा मुख सुख ही है जो तद्भव शब्दों का निर्माण करता है। सबसे पहली बात यह कि उच्चारण की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है, उच्चारण की दृष्टि से जो कठिन हैं, क्लिष्ट हैं, जिनका उच्चारण सामान्य जनता से संभव नहीं है, वे शब्द तद्भव में बदलते हैं। दूसरी बात, चाहे उच्चारण में कठिन हो किंतु सामान्य जनता में जो प्रचलित न हो, केवल कुछ चुनिंदा पढ़े लिखे लोग ही जिन शब्दों का प्रयोग करते हों, वे शब्द भी तद्भव में नहीं बदलते। उच्चारण की दृष्टि से सरल होते हैं, चाहे व्युत्पत्ति उनकी कितनी ही कठिन हो, चाहे उनकी बनावट कठिन से कठिन हो, लेकिन उच्चारण सरल होना चाहिए, वो शब्द तद्भव में नहीं बदलेंगे। दूसरी बात, उच्चारण में तो कठिन है किंतु सामान्य जनता में प्रचलित नहीं है,
वे शब्द भी तद्भव में नहीं बदलेंगे। तो कौन से शब्द बदलेंगे? जो उच्चारण में कठिन है और सामान्य जनता में जिनका प्रयोग होता है, वे ही शब्द तत्सम से तद्भव में बदलते हैं। सामान्य जनता, जो सामान्य लोग हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं या पढ़े लिखे होते हुए भी आम बोलचाल की भाषा में जो शब्दों का प्रयोग जो है वो कर लेते हैं, उन शब्दों को ही तत्सम में तद्भव में बदला जाता है। तो तत्सम से तद्भव में बदलने के मैं कुछ नियम बता रहा था आपको कि जो संयुक्ताक्षर हैं, हिंदी में जो संयुक्ताक्षर जिनका हम प्रयोग करते हैं, वो संयुक्ताक्षर उच्चारण की दृष्टि से बहुत कठिन होते हैं। क्ष, त्र, ज्ञ, श्र, इनका उच्चारण कठिन होता है। तो तत्सम शब्दों में संयुक्ताक्षर का प्रयोग होता है, तद्भव में जाते समय संयुक्ताक्षरों के स्थान पर परिवर्तन हो जाता है। सामान्यतः हम देखें, ये जो क्ष संयुक्ताक्षर है, क्ष में आप सबको पता है कि इसमें क और श का मेल है। यहाँ पर वास्तव में मूलतः ये जो श है, ये तद्भव में जाते समय ख में परिवर्तित हो जाता है। जब हम तद्भव में बदलते हैं शब्द को, तत्सम शब्द को, तो ये जो श है ये ख में परिवर्तित हो जाता है। या सीधी बात करें तो क्ष ही ख में बदल जाता है। जैसे हम देखें क्षीर, तो क्षीर का तद्भव हमारे यहाँ हो गया खीर। हम देखें क्षेत्र, हमारे यहाँ हो गया खेत। अक्षी, आंख। ये जो क्षय है ये ख में बदल जाता है। और भी इसके बहुत सारे उदाहरण हैं। तो क्ष का परिवर्तन ख में। ऐसे ही हम देखें कि तत्सम में जहाँ पर यह होता है वो तद्भव में जाते समय ज में बदल जाता है। जैसे यशोदा, जसोदा। यजमान, जजमान। योगी, जोगी। बहुत सारे उदाहरण ऐसे जहाँ य का परिवर्तन ज में हो जाता है। समझ हो गया? अन्य इसके उदाहरण हम अगली क्लास में करेंगे। इसके साथ ही देसी विदेशी शब्दों पर भी चर्चा करेंगे। और आज की इस क्लास को यहीं विराम देंगे। नमस्कार।